नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसमें 150 प्रश्नों का संग्रह है। पूरे प्रश्नों को सॉल्यूशन किया गया है डिटेल के साथ। आप इसे पूरा जरूर देखें और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं बाकी सेट को। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों की संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। और आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अब न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायालय अपने दिए गए फैसले और संसद द्वारा बनाई गई कानून को जांचने का अधिकार है। संसद द्वारा बनाई गई कानून यदि संविधान सम्मत नहीं हो तो न्यायालय इस कानून को शून्य भी घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को 5 रीट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्ती के तहत जमींदार को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि को बंदोबस्ती की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व का 88% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था। कितने परसेंट? 89%, सॉरी 88 नहीं, 89% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश थे? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी गंग राजवंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे पूर्वी गंग राजवंश से थे। और खजुराहो के जो कंदरिया महादेव चंदेल रंजाओ द्वारा बनाया गया था। पुरी की जगन्नाथ मंदिर गंगदेव द्वारा बनवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गॉडविन ऑस्टिन। 4 विकल्पों में से गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, लेकिन वो पीओके में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8586 है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि K2 सही टिक करे या कंचनजंगा। अगर K2 ऑप्शन में है और भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर पूछ रहा है तो आप गॉडविन ऑस्टिन K2 को कीजिएगा, लेकिन वो पीओके में है। और भारत के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया के जो मुद्रा है वो रियल है। और म्यांमार के मुद्रा जो है वो क्या है? म्यांमार के वो क्यात है। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बहत है। और वियतनाम के जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया नहीं, डोंग है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी सही। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जलमार्ग पृथक करता है। कुछ प्रमुख है जो अलग करता है। 8 डिग्री चैनल कई बार पूछा जाता है प्रश्न में, जो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य होता है।
9 डिग्री चैनल पूछा जाता है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य। और अगर हम डंकन पास की बात करते हैं तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी, दुर्गापुर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। कई स्टील प्लांट है जो दूसरे देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है वो पूर्व सोवियत संघ से स्थापना किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, वो भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है वो किया गया है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। भारत 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। ये राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने किया। सुलह ए कुल के द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति स्थापित करने की कोशिश की। अकबर ने एक धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में, दीन ए इलाही। इसे तौहीद ए इलाही धर्म भी कहते हैं। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था और 1583 ईस्वी में दीन इलाही संबद अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। रिपन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था? अशोक के शिलालेखों में आंसर हो जाएगा डी, सभी लिपि था। ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया था, खरोष्टी लिपि में भी और अरमाइक लिपि में भी लिखा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। गर्भगृह, शिखर तथा प्रदक्षिणा उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। भारतीय मंदिरों को स्थापत्य की नागर, द्रविड़ और बेसर 3 शैली है। नागर शैली का प्रचलन हिमाचल और विंध्य पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य की शैली है और बेसर शैली मध्य भारत के हिंदू मंदिरों को स्थापत्य शैली है। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वार समुद्रम। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन यानी बिट्टी देव ने किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे, क्योंकि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गांधी जी को विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कांग्रेस का गया अधिवेशन सबसे पहले हुआ। गया अधिवेशन 1922 में, साइमन कमीशन 1928 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी सहगल के। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को
आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों का नाम था सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, तथा महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डॉक यार्ड था? आंसर हो जाएगा बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल लोथल एक गोदी यानी वाड़ा डॉक यार्ड था, और लोथल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट है, बल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? बल्लभाचार्य ने, आंसर हो जाएगा बी, शुद्ध द्वैतवाद। बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की है। शंकराचार्य अद्वैतवाद का, और निम्बकाचार्य द्वैतवाद का, माधवाचार्य द्वैतवाद का। ये सब काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसे आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ वर्धन ने। कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था, जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ए, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का प्रभारी नियुक्त किया था। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी, और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, श्रम मंत्री जगजीवन राम को, रक्षा सरदार बल्लभदेव सिंह को, और वित्त आर के सनमुखम सेठी को दिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? आंसर हो जाएगा डी, वित्त आयोग। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तथा इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर NK सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के अंतर्गत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा कथन है कि राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। आंसर हो जाएगा डी, केवल एक सही है। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। राज्य सचिवालय के पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, आंसर हो जाएगा डी, 10 नवंबर को मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान 10 नवंबर, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था कौन? सही जवाब हो जाएगा बी, चोल। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश चोल था। इस वंश का संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? सफ़ेद कली, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंक का। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है, और धान का खैरा रोग और आम में लिटिफ लीफ रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है।
लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रदेशों में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, सभी प्रदेशों में। काली मिट्टी को रेगिर मिट्टी भी कहा जाता है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रमुख होता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ? तो आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी शहर में। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र बना कब? आंसर हो जाएगा डी, 1950 में। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। यही कारण है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष कौन सा था? आंसर हो जाएगा सी, 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अधिकांश कांग्रेस नेता को बंदी बना लिया गया था। यह आंदोलन जन आंदोलन था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्थनीज भारत आया था और इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। मेगास्थनीज ने मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी दी है। इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इंडिका में पाटलिपुत्र की पोली प्रथा कहा गया है। कालीबंगा स्थित है कहाँ? तो आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। कालीबंगा भारत के राजस्थान में घग्गर यानी सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। आंसर हो जाएगा ए, तमिल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है और कन्नड़ कर्नाटक की तथा मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बृहत संहिता की रचयिता कौन था? बृहत संहिता के रचयिता कौन था? आंसर हो जाएगा सी, बराहमिहिर। बराहमिहिर गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। हिंद महासागर का उत्तरी भाग प्रायद्वीपीय भारत द्वारा 2 भाग अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में बटा हुआ है। अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप है तथा इनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट्स वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? निस्तार एवं निपुण को। आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग का क्रमित प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, 8558 रुपया निर्धारित किया गया है। MSP को कृषि एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर फसल की बुआई से पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 22 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में मक्का के लिए रखा गया है 2090 रुपये, बाजरा का 2500 तथा मूंगफली का 6377 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? सही जवाब हो जाएगा बी, केरल और तमिलनाडु में।
पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महापौर। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है। महापौर की सहायता के लिए उप महापौर यानी डिप्टी मेयर होता है। नगर निगम का वैधानिक अधिकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई? आंसर हो जाएगा ए, मिशेल बुलाक। जून 2023 में सेलेस्टो सॉलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में भी नियुक्त हुई। और विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक ओंकोजो इबेला जो नाइजीरिया के हैं वो बनी। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ग्रीडा नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। जब क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है तब ग्रीडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेले जिनका निधन हाल ही में हो गया है किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील का। पेले ब्राजील का महान फुटबॉलर थे। पेले का मूल नाम था एडसन ऑर्टिस डो नैसिमेटो। पेले का मूल नाम था एडसन ऑर्टिस डो नैसिमेटो था। ब्राजील को फुटबॉल विश्व कप 3 बार 1958, 1962 तथा 1970 में जिताने में प्रमुख भूमिका निभाए थे। और सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप ब्राजील ने 5 बार जीता है। नेक्स्ट है, बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा उत्सव। आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह फूलों का उत्सव भी कहा जाता है जो 9 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टार्ट। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? आंसर हो जाएगा बी, लिपिड। लिपिड ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। लिपिड ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर से में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा बी, 7 है। अगला प्रश्न है कि कवक फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाली कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दम्मा एवं तपेदिक से वो लोग प्रभावित होते हैं। पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी रोग होता है। मानव शरीर में लौह पदार्थ की अधिकता के कारण सिडरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधों 2M और 6M को श्रृंखला से जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो 6M वाले प्रतिरोध में धारा क्या होगा? तो ये दोनों क्या है? सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 2 + 6 हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। अब विद्युत धारा I बराबर होता है V/R। V दिया हुआ है 12, अब पूरा रेसिस्टेंस कितना हमारे पास है? तो 8 है। आंसर हो जाएगा 3/2 एम्पियर, यानी 1.5 एम्पियर। आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल की जड़ों में पाया जाता है। यह दलहन फसल की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलिस, अक्लोस्ट्रिडियम आदि जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट। धान के खेतों में निम्नलिखित में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? आंसर हो जाएगा बी, मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। इसका उत्सर्जन जीवाश्म ऊर्जा के दहन में होता है तथा वैश्विक तापमान में यह एक महत्वपूर्ण गैस है। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए और घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव का, उसके बाद हो जाएगा इंफ्रारेड का, उसके बाद है पराबैंगनी का, उसके बाद है गामा
किरणें का। लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, गहरा नीला प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग केवल नीले रंग के पिगमेंट बनाने के लिए नहीं किया गया था। कोबाल्ट ऑक्साइड तथा कोबाल्ट धातु आमतौर पर निकेल और तांबे के खनन कार्यों के उत्पादों के रूप में उत्पादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, जाइमेज। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, एल्यूनाइट, कोरंडम और काओलिन। नेक्स्ट है सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² के लिए जाने जाते हैं। अगला है, यदि 2000 कूलम्ब आवेश को v वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो v का मान क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, b 0.045 हो जाएगा वोल्ट। किस तरह होगा? तो q बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2000 कूलम्ब, w बराबर दिया हुआ है 90 जूल। तो विभवांतर बराबर v बराबर होता है W/Q, यानी 90/2000 कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वांडर वॉल्स के समीकरण में A की बीमा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा C, ml5t-2। ml5t-2 होगा। समान बीमाओं वाला युग्म है और इसका आंसर हो जाएगा C, कार्य बल आघूर्ण। कार्य तथा बल आघूर्ण का बीमा समान होता है और इसका जो बीमा होता है वो होता है ml²t-2 होता है। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को कहा जाता है C, विसरण कहा जाता है। विसरण एक उपलब्ध स्थान पर कब्जा करने के लिए अणुओं के फैलने की प्रवृत्ति है। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा डी, पीत। आर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन D2 का रासायनिक नाम है वो है आर्गोकैल्सिफेरॉल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? आंसर हो जाएगा ए, M कक्षक में होता है। मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन M कक्षक में होता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, LPG। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहता है। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टाइफाइड का। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किया जाता है और इंसुलिन की सुई प्रयोग डायबिटीज रोग में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग तपेदिक रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख्य फोकस की ओर। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, अग्न्याशय से। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन का और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। यानी जो हमारा इंसुलिन निकलता है वो बीटा कोशिका से निकलता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग, सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा बी, विषाणु को। पशुओं का फुट एवं माउथ नामक रोग विषाणु के कारण होता है और तंबाकू का मोज़ेक रोग भी विषाणु के कारण होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। अगला सेक्शन है मैथ का। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पर 3456 का गुणज मिले वह संख्या कौन सी है? तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा 27 से गुना करने पर इतना का गुणज मिले,
तो 34/56 भागा 27 कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए 128। दिए गए भिन्न 13/19, 29/25 तथा 3/8 में कौन सा भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। 13/19 बराबर होता है 0.684। 29/25 का मान होता है 1.16। 3/8 का मान होता है 0.375। अब आसानी से होगा सबसे छोटी भिन्न संख्या पता करने में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3/8। यदि दो संख्याओं का योग 30 तथा उसका अंतर 4 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? यानी प्रश्न में कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि ए और बी दो संख्या है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी दिया हुआ है 30 इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है 4, तो सीधे हो जाएगा 120 हमारा सही आंसर। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 2 के पावर x गुना 4 के पावर 3x प्लस 4 बराबर 8 है तो x का मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। 2 के पावर x गुना 2 के पावर 2 इंटू 3x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं 8 को। तो आइए फिर इसके अगले स्टेप में चलते हैं। तो 2 के पावर x हुआ प्लस क्या है 2 दूनी 6, 6x प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा बराबर 2 के पावर 3। अब 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 6x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 7x प्लस 8। 8 अगर इधर चल जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 7x बराबर -5, x बराबर आ जाएगा -5/7। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी। वह छोटी सी छोटी संख्या बताए जिसे 7 तथा 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 7 तथा 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या होगा 7 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 144 बराबर 193। अब 193 में 3 अगर जोड़ते हैं तो 196 आ जाएगा, जो क्या है 14 के होल स्क्वायर यानी वर्ग है। तो अभिष्ट संख्या जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 142 और 377 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 142 तथा 377 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी होगी। तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी का मतलब है कि 142 प्लस 3 हो जाएगा 145, और 377 प्लस 3 हो जाएगा 380। अब 145 तथा 380 का मसा निकाल लेंगे तो जो हमारा वो सबसे छोटी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 145 का, और कितना का निकालना है 145 और 380 का मसा, 380 का तो मसा आएगा 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खेल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्रमशः क्या करते हैं 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि विद्यार्थी एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने विद्यार्थियों को होना जरूरी है? तो सबसे पहले 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। तो हम जब 12, 15, 18, 20 को निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आता है। तो विद्यार्थी ठोस वर्ग के रूप में किस तरह रख सकता है? तो 2 गुना 2 1 हो जाएगा, और फिर 3 गुना 3, उसके बाद हो जाएगा 5 गुना 5, यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 900। यानी कितने विद्यार्थियों को होना जरूरी है? तो वो 900 होना जरूरी है। आंसर ए हो जाएगा। अगला है, एक बल्लेबाज का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है, 10वीं पारी में वह शतक लगाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या है? तो माना कि नया औसत जो है वो x है, तो पिछला औसत कितना था x - 8, शतक लगाने पर 8 बढ़ जा रहा था। प्रश्न में कह रहा है कि 9 गुना x - 8 जो पहले था प्लस 100 बराबर कितना हो जा रहा है? तो वो हो जा रहा है 10x। 9x - 72 प्लस 100 बराबर 10x, और उसके बाद हम x का मान निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 28। यानी जो सही आंसर हो जाएगा रनों का नया औसत वो है 28। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है
और वह 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। रेल लाइन के किनारे एक खंभे से गुजरने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो गति क्या है हमारा? तो 36 किलोमीटर पर घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब समय कितना लगेगा? तो 100/10 यानी 10 सेकंड लगेगा। सही जवाब हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? तो कमी परसेंट बराबर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 20/120 गुना 100 कर दीजिएगा, हमारा 50/3 होगा, जो 16.2/3% के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा डी। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो आइए सोल्व करते हैं कि माना कि तीसरी संख्या बराबर मान लेते हैं 100। पहली संख्या कितनी हो जाएगा? पहली हो जाएगा 100 + 20 यानी 120 हो जाएगा। दूसरी कितनी हो जाएगी संख्या? तो 100 + 50 बराबर 150 हो जाएगा। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? तो हो जाएगा 120 गुना 100/100 बराबर 120%। सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल चालक ए से बी की तरफ सुबह 7:25 किलोमीटर पर घंटा से चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो दूसरा मोटरसाइकिल चालक बी से ए की तरफ सुबह 8:30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो माना दूसरा मोटरसाइकिल चालक पहले मोटरसाइकिल चालक से 1 घंटे बाद मिलेगा। तो प्रश्न से आइए सोल्व करते हैं। 30x + 25 गुना x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। 55x बराबर 95, तो x बराबर हमें निकल के आ जाएगा कितना? 1.8/11 घंटा। अतः समय कितना लगा? समय जो लगेगा वो 8 + 1.8/11 यानी 9.8/11 बजे सुबह। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी, सुबह 9.8/11 बजे। एक व्यक्ति 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल खरीदता है। यदि वह सभी पेंसिल को 1 रुपये पर पेंसिल की दर से बेच देता है तो उसे कितना लाभ मिलेगा? यानी 9 रुपये प्रति दर्जन करता है, तो सबसे पहले ये कितने दर्जन है? तो 240 से 12 से भागा देंगे तो आ जाएगा 20, उसे 9 से गुना करेंगे तो कितना हुआ? 180 रुपया में वो खरीदा। बेचा कितना? तो 240 पेंसिल है 1 रुपये पर पेंसिल के, तो बेचा 240 में। अब लाभ कितना हो गया? लाभ हो जाएगा 240 माइनस कितना करेंगे? 180, तो हमें आ जाएगा 60 लाभ। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मिस्टर क्लार्क किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता तो 36 रुपया कम में बेचा होता, तो मिस्टर क्लार्क को 30% का लाभ मिलता। वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य अगर मान लिया कि 100 है और विक्रय मूल्य क्या है? 120 है, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य कह रहा है कि उस वस्तु को 10% में कम खरीदता यानी 90 में खरीदता होता तो उसे 36 रुपया से कम में बेचा होता, यानी 36 रुपया से कम में बेचा होता तो कितना हो जाएगा? 36 रुपये कम में तो मिस्टर क्लार्क को 30% का लाभ होता है, यानी 90 के 30% का लाभ होता है तो कितना? 117 में बेचा होता। 120 से 117 का अंतर कितना है? 3 है। अब 3 यूनिट बराबर कितना है? 36 रुपया कम में बेचा होता। 1 यूनिट बराबर होगा 12 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा? 1200 रुपया। तो जो हमारा क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 1200 रुपया। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है √3 कैसी संख्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी की अपेक्षा ए दुगना कार्यदक्ष है तथा सी की अपेक्षा ए 3 गुना कार्यदक्ष है। यदि सी अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सबसे पहले दस्ता करते हैं कितना कितना है, तो 6:10:3:2 के क्षमता का अनुपात है। अब कुल कार्य कितना है, तो वो है 2 × 11 यूनिट यानी 22 यूनिट है। ए बी सी मिलकर का पूरा कितना करेगा, तो 22/11 बराबर
2 दिन में पूरा करेगा। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वह 60 अंकों से असफल रहा। दूसरा विद्यार्थी जिसने 340 अंक प्राप्त किए थे वह 40 अंकों से असफल हो गया। अधिकतम अंक क्या है? तो माना कि अधिकतम अंक जो है वो x है। क्या है? x है। तो प्रश्न से कह रहा है x प्लस 30% प्लस 60 बराबर कितना है? 340 प्लस 40 यानी 380 है। तो x का 30% जो हम निकालेंगे, x का 30% बराबर हो जाएगा 320। 60 इधर चला गया तो हमारा x का जो मान आएगा वो लगभग 1067 के बराबर आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि यदि 4 प्लस 3 रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3 बराबर a प्लस रूट b हो तो b का मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। तो 4 प्लस 3 रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3 है, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 से गुना करते हैं। उसके बाद जब इसे सोल्व करते हैं तो 8 माइनस 4 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 माइनस 9 बटा 4 माइनस 3 होगा। अगला स्टेप करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 प्लस 2 रूट 3। तो a प्लस रूट b बराबर -1 प्लस रूट 12। तो b का मान हमारा हो जाएगा कितना? 12। सही आंसर हो जाएगा c। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वर्ग की परिमाप p तथा क्षेत्रफल a है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिमाप p तथा क्षेत्रफल a, माना कि वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो p बराबर हमें क्या जानते हैं? 4x और a बराबर जानते हैं x स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा p बटा 4 के होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर बटा 16। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 4 रूट a। सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा a। नेक्स्ट है, राम, श्याम और सोहन ने मिलकर एक कार को 520 रुपये में भाड़े पर लिया। यदि ये इसको क्रमशः 6, 9, 11 घंटों तक प्रयोग करते हो तो श्याम को कितना भाड़ा देना होगा? 520 रुपये में भाड़े पर लिया। तो राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन कितना? 6:9:11 में बांट देंगे। श्याम भाड़ा कितना देगा? तो श्याम 9 यूज किया था, 9 गुना टोटल कितना है? 520 और इसे जोड़ देंगे 6 + 9 + 11। यही जो भाड़ा निकल के आ जाएगा 180 रुपया वो श्याम भाड़ा देगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि कोई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दुगनी हो तो उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगा? अगर P से 2P जा रहा है तो कितने वर्षों में? 3 वर्ष में। तो 4P कितने जाएगा? 3 गुना 2 4P जाएगा, 3 गुने 2 यानी 2 के स्क्वायर प्लस P 6 वर्षों में। तो समय बराबर जो हमारे पास लगा वो 3 गुना 2 यानी 6 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सोल्व करना है। किस तरह सोल्व करेंगे? तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 7 - 1/7 बराबर 6/7 होगा। तो यहाँ पर ये जाकर उलट जाएगा, 7/6 हो जाएगा। जो हमारा नया इक्वेशन आएगा 6 - 1/4 माइनस कितना हो जाएगा? 7/6। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो जो निकल कर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 17/6 आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो 17/6 आ जाएगा। आखिरी जो इक्वेशन लिखाएगा 6 - 1 बटा कितना हो जाएगा? 1 बटा नहीं 6/17 हो जाएगा। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तब 5.11/17 आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयताकार सीट का आकार 20 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर है। सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बड़े से बड़ा पानी का टैंक बनाया गया है। टैंक का आयतन क्या होगा? तो टैंक का क्या आयतन हो जाएगा? टैंक की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बड़े से बड़ा पानी का टैंक बनाएगा, सीट बनाएगा तो 2 - 4 सीट हो जाएगा दोनों तरफ। तो 4 घट जाएगा 16 cm हो जाएगा और चौड़ाई भी 4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 14 - 4 बराबर 10 हो जाएगा। क्योंकि एक ये है और एक ये है और इन दोनों के बीच की दूरी है 2 cm। तो इधर भी 2 cm, इधर भी 2 cm और इधर भी 2 cm और ये 20 है और ये 14 है। तो इस तरह का निकल के हमें आ रहा है। तो आ जाएगा 10। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो हमारा है वो 2 cm है। तो आयतन कितना निकल कर आ जाएगा? तो हमें लंबाई निकला है 16, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 2, 320 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है,
एक अलॉय यानी मिश्रित धातु में तांबा और जस्ता 5:3 के अनुपात में है और दूसरे अलॉय में तांबे और टीन का अनुपात 8:5 में है। यदि दोनों अलॉय को बराबर भागों को एक साथ गलाया जाए तो फलस्वरूप प्राप्त अलॉय में प्रति किलोग्राम टीन की मात्रा क्या होगी। तब माना प्रत्येक अलॉय की मात्रा कितना है 1 किलोग्राम, दोनों अलॉय की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम। दूसरे अलॉय में टीन की मात्रा कितना है 5/13 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अलॉय के मिश्रण में टीन की मात्रा कितना है तो 5/13 गुना 2 बराबर 5/26 किलोग्राम। तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि √x + √y बराबर 13 एवं √x - √y बराबर 1 हो तो √xy का मान क्या होगा। तो दोनों एक इक्वेशन इसे मान लेते हैं, एक इक्वेशन इसे मान लेते हैं और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2√x बराबर 14, क्योंकि ये बाई वाला हमारा कट जाएगा तो 2√x बराबर 14 आ जाएगा, √x बराबर 7 आ जाएगा। तो उसी तरह √y अगर हम निकालेंगे तो 13 - 7 बराबर 6 आ जाएगा। तो √x + y बराबर हो जाएगा 7 गुना 6 7 42। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है रीजनिंग सेक्शन का कि दिशा के आधार पर यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यहाँ क्या है पूरब होता है, यहाँ उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाए दक्षिण पश्चिम कहा जाए। इससे अगर कहा जाए क्या कहा जाए ये कहा जाए, मतलब अगर हम कहा जाए ये तो कितने डिग्री का ये घूम रहा है 45 डिग्री का वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। आंसर जो हमारा निकल के आएगा उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी दीवार घड़ी में 10:08 बजा हो और उसकी सुइयों को उलट कर रखा जाए या एक ही जगह दूसरी को बदल दिया जाए तो वह घड़ी क्या समय बतलाएगी। यानी 10 बजकर वो कितना हो रहा है 8 मिनट हो रहा है और उस घड़ी को अगर हम सुई बदल देते हैं तो हमें क्या निकल के आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 बजने में 8 मिनट कम होगा। क्या होगा 2 बजने में 8 मिनट कम होगा। अगला है एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों में से दाहिनी ओर से मोहन 90 नंबर पर खड़ा है, दाहिने ओर से 90 नंबर पे खड़ा है, इधर 8 हुआ और ये 90 नंबर पे खड़ा है और बाएं, जबकि सोहन बाईं ओर से 17वें नंबर पे खड़ा है, ये 17वें नंबर पे खड़ा है कौन सोहन। अब कह रहा है कि मोहन सोहन से 11वें नंबर पर है तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इधर 16 हो गया और इन दोनों के बीच क्या है, कह रहा है कि मोहन सोहन से 11वें नंबर पे है, यानी इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा कितना 10 होगा प्लस 8 होगा और प्लस 2 होगा। तो 16 10 कितना हो जाएगा 26 और 26 8 34 और 2 हो जाएगा 36। हमारा आंसर निकल कर आएगा 36। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित युग्मांकों में से एक युग्मांक गलत है, उस गलत युग्मांक को चुनिए, इसमें से कौन सा है। तो 6 - 1 बराबर 5, 7 - 2 बराबर 5, 8 - 3 बराबर 5, 9 - 2 बराबर 4, 10 - 5 बराबर 5, 11 - 6 बराबर 5। यानी सभी में तो अंतर 5 आ रहा है लेकिन इसमें 4 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ए 9 - 5। यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा पाया जाए जो पहले कभी ना देखा गया हो, उसे क्या कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी खोज कह सकते हैं। जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंध है उसी तरह तीव्र संबंध है निम्नलिखित में किससे। आंसर हो जाएगा सी ध्वनि से। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अन्य गुणात्मक शब्दों से असंगत है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वामी भक्ति। वीरता चतुरता ईमानदारी, स्वामी भक्ति दूसरे मनुष्य से किया जाता है और अन्य सब जो शब्द है वो मनुष्य का आचरण होता है, चतुरता वीरता ईमानदारी। नेक्स्ट है निम्नांकित अंकों की श्रृंखला में अंतिम अंक को इंगित करिए। 2 5 11 20 32 के बाद क्या होगा। तो 2 में कितना जोड़ा गया है 3, 5 में कितना 6, 11 में कितना 9, अब कितना जोड़ा गया है 12, यानी 3 6 9 12, उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा 15। तो 32 + 15 कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 47। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चरित्र गुण का घोतक है। आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 109 के ए हो जाएगा। चौथा जो हमारा है उदारता वो चरित्र गुण का घोतक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, किधर
उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। ये भी 15 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये पूरब दिशा में है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नीचे दी गई संख्याओं में से उसे चुनिए जिसमें 13 से भाग देने पर 11 शेष बचे और 17 से भाग देने पर 9 शेष बच जाए। तो इसमें से संख्या चुनते हैं। अगर मान लिया कि हम एक संख्या को 369 को चुनते हैं, ऐसा संख्या जो 13 से भाग देने पर 11 शेष बचेगा। इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो 11 शेष बचेगा, और 17 से भी भाग अगर दीजिएगा तो कितना? 9 शेष बचेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नीचे की अंक श्रृंखला में अंत में कौन सा अंक होगा? 12, 22, 33, 45, 58 के बाद क्या होगा? तब 12 से 22 गया है प्लस 10 हुआ है, 22 से 33 गया है 11 हुआ है, 33 से 45 गया है 12 हुआ है, 45 में कितना जोड़ा है? 14 जोड़ा गया तो 58 है। 58 में कितना जोड़ा जाएगा? तो प्लस 15 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 10, 11, 12, 14, उसके बाद होगा 10, 11, 12 13 जोड़ा गया है 45 में, तभी आया। इसमें 14 जोड़ा जाएगा, 15 नहीं 14, 58 प्लस 14 जोड़ा जाएगा तो होगा हमारा 72। सही आंसर हो जाएगा डी। कोई लड़का अपनी बहन से इस समय 3 गुना आयु में बड़ा है। 4 साल बाद वह अपनी बहन से दोगुनी आयु का होगा। इस समय उसकी बहन की आयु क्या है? तो माना बहन की आयु इस समय कितना है? वो है x वर्ष। लड़के की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3x। प्रश्न में कह रहा है 3x प्लस 4 बराबर 2 गुना x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 बराबर 2x प्लस 8। तो 3x माइनस 2x बराबर 8 माइनस 4। तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 4 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा डी, 4 वर्ष। निम्नलिखित क्रियाओं में से वह एक कौन है जो बाकी सबसे एक वर्ग के रूप में भिन्न है? आंसर हो जाएगा डी, जकड़ना। अन्य सभी क्रियाएं पैरों द्वारा संभव है, परंतु जकड़ना हाथ द्वारा ही संभव है। पैर से आप नहीं जकड़ सकते हैं। यदि निम्नांकित शब्दों को किसी दीवार पर लिखा गया हो और दीवार के ठीक सामने एक बड़ा आईना हो, तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा वह दीवार पर लिखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टूट का। अगर हम मिरर इमेज करते हैं तो ये दिखाएगा टूट ही। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शेष तीनों से सर्वथा भिन्न है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्य सभी आकृतियों में रेखाएं एक क्रम में सीधी बढ़ती है। अब देख लीजिए एक क्रम में बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ जो क्या है उल्टा बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों। तो जो आंसर हो जाएगा वो सर्वथा भिन्न है, वो है डी है। नेक्स्ट है वह शब्द जो ठीक और उपयुक्त दोनों अर्थ रखता है कहलाता है। आंसर होगा सी, समुचित। सीता, गीता, राधा, माया तथा प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठी है। राधा माया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जो सीता के ठीक बगल दाहिनी तरफ। राधा प्रभा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर। गीता सीता की दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर है। इस पंक्ति में ठीक बीचों बीच कौन बैठा है? तो ये किस तरह बैठा जाएगा? माया होगा, सीता होगा, राधा, गीता, उसके बाद प्रभा। ये बाएं से दाएं की है इस तरह का। तो इसमें सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है? तो वो है राधा। आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में एक अंक छूट गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह अंक चुनिए जो छूट गया है। आइए देखते हैं। 1 से क्या है? 2 गया है प्लस 1 है। 5 से 6 गया प्लस 1 है। 2 से 3 गया है प्लस 1 है। 6 से 7 गया है, 3 से 4 गया है और 7 से 8 जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नीचे दिए गए आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं ये काउंट करना है। ये सरल रेखाएं हुए, ये जो है वो सरल रेखाएं है, ये सब सरल रेखाएं। तो टोटल इसमें जब काउंट कीजिएगा तो 13 हमारा सरल रेखाएं आएंगे। तो आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न है P 300 किलोमीटर पूर्व O के है और Q 400 किलोमीटर O से उत्तर है। अगर R, Q तथा P के ठीक बीचों बीच स्थित है तो Q तथा R की क्या दूरी होगी? यानी प्रश्न में कह रहा है इस तरह कि अगर O है, Q यहाँ पर 400 किलोमीटर है, P यहाँ पर 300 किलोमीटर है। अब इन दोनों के बीच में R जो है स्थित है, तो PQ। प्रश्न में क्या कर रहा है? तो Q तथा R की दूरी क्या होगी? Q तथा R की या PR की दूरी बराबर होगा। तो सबसे पहले तो PQ निकालना है हमें। PQ बराबर हो जाएगा √300 के स्क्वायर प्लस 400 के स्क्वायर बराबर 500 किलोमीटर। तो QR बराबर कितना होगा? बीचों बीच में है तो आधा कर देंगे, 500/2 बराबर 250 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कथन और प्रश्न का।
आरती प्रनवी से 6 वर्ष बड़ी है। प्रनवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। आरती की बहन प्रनवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रनवी से 8 वर्ष छोटी है। प्रश्न में कहता है कि आरती किस सन में पैदा हुआ है। तो कथन जो है हमारा 1 से आरती बराबर क्या हो जाएगा, आरती बराबर प्रनवी प्लस 6 वर्ष। कथन 2 में क्या निकल रहा है, प्रनवी की बहन का जन्म कब हुआ है, तो वो हुआ है 1982 में। और कथन 3 में जो कह रहा है कि आरती की जो बहन है वो है प्रनवी की बहन माइनस 2 वर्ष। तो प्रनवी बराबर हो जाएगा प्रनवी की बहन प्लस उससे 8 वर्ष बड़ी। तो कथन 1, 2 और 3 से जो हमारा निकल के आता है, आरती की बहन का जन्म कितना हुआ 1982 प्लस 2 वर्ष 1984 में। प्रनवी का जन्म हो जाएगा 1982 माइनस 8 बराबर 1974। आरती का जन्म होगा 1974 माइनस 6 बराबर 1968। अतः कथन 1, 2 और 3 का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब तीनों कथन रहेगा तब ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, वो इससे निकल जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विषम सदस्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ए पाउंड। पाउंड मुद्रा नहीं है, सभी एमकेएस प्रणाली है, जबकि पाउंड जो है वो ईपीएस प्रणाली में है। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में यदि बी ऊपर में है तो नीचे कौन सा अक्षर आएगा, इसमें देखना है। पासे की पहली और तीसरी आकृति में देखना है, पहली और तीसरी, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो एफ और बी अपोजिट हो जाएगा। एफ जो है वो अपोजिट होगा बी का। प्रश्न में बी के ऊपर क्या पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, एफ आ जाएगा। 5 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। किताब सी किताब डी के ऊपर है, ई किताब ए के नीचे है, डी किताब ए के ऊपर है तथा बी किताब ई के नीचे है। तो बीचों बीच कौन सी किताब है, तो सबसे ऊपर डी रखा जाएगा, सी रखा जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद बी, यानी बीच में कौन है, वो है ए। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र की आकृति को 4 विकल्पों में से एक चयन करते हुए पूरा करें, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये चित्र यहाँ पर जाके सही बैठेगा। अगला है, नीचे दिए गए 4 उत्तर चित्रों में से एक का चयन करते हुए 4 समस्या चित्र की सीरीज को बनाएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये, क्योंकि प्रश्न आकृति की प्रत्येक अगली आकृति में लघुवृत्त विपरीत स्थान पर चले जाते हैं और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, एवं तीर एक बार दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है और अगली बार वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पुत्री से, क्योंकि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र यानी स्वयं भास्कर हुआ और आशा के पिता अर्थात आशा का पिता भास्कर है, अतः आशा भास्कर की पुत्री है। पी की माता क्यू की पुत्री है, पी की चाची आर है, क्यू की बहन एस है। तो एस का आर से क्या रिश्ता है, एस और आर से क्या रिश्ता है। एस की अगर हम बात करते हैं तो ये है बहन किसका, क्यू का, और क्यू के जो है पुत्री है वो कोई एक है, और ये माता है किसके, तो ये है पी के माता है, और आर जो है वो पी के चाची हैं, क्या है, चाची हैं। तथा स्पष्ट है कि एस आर का कौन है हमें ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जानकारी जो है वो अधूरी है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन का श्रृंखला को पूरा करें। आइए देखते हैं ये किस तरह का दिया हुआ है। बी से ई गया है +3 है, ई से हमारा क्या गया है, आई गया है तो +4 है, और आई से अब +5, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, +3 +4 +5, तो +5 बढ़ेगा तो हमारा n निकल के आएगा। अब 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, 4 से अब क्या होगा 5 होगा, तो हमारा n5 तो निकल कर आ गया। अब देखना है डी से क्या है, तो डी से h गया है वो +4 है, s से m गया है +5 है, तो m से अब +6 जाएगा तो हमारा निकल कर आ जाएगा s। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ए सी एफ जे ओ, उसके बाद बी कौन सा आएगा, तो ए से सी गया है वो कितना है +2 है, सी से एफ गया है +3 है, एफ से जे गया है +4 है, और जे से ओ गया है +5 है, यानी एक एक बढ़ रहा है, +2 +3 +4 +5। अब ओ से जो होगा वो +6 होगा, वो कौन होगा, यू होगा, और यू से +7 करेंगे तो हमारा बी आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन बारंबारता आवंटन को लेखा चित्रित प्रदर्शन नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेम तना तथा लीफ पत्ती आलेख। स्टेम तथा लीफ आलेख बारंबारता आवंटन का लेखा चित्रीय प्रदर्शन नहीं करता है। यदि मित्र
अच्छा है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? आंसर हो जाएगा ए, शत्रु बुरा। निम्नलिखित श्रृंखला में छूटी हुई संख्या क्या है? देखना इसमें से छूटी हुई संख्या क्या होगा। तो 4 से 5 गया है +1 है, 5 से 7 गया है +2 है, इसमें से +3 हुआ है, इसमें क्या हो गया है फिर से +1 हुआ है, इसमें +2 हुआ है और इसमें +3 हुआ है। 1 से लेकर 3 तक जाता है, +1 +2 +3, फिर से +1 +2 +3 होता है। तो 16 में भी क्या जाएगा +1 होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, सी और डी बैडमिंटन तथा क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं, ए तथा डी बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। इनमें से कौन है जो बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी तीनों खेलते हैं? तो इसे इस तरह बनाना होगा। सबसे पहले ये हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट 3 है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ए क्या है कि ये तीनों खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस तरह इसमें से टिक करके बनाना होगा प्रश्न में, ताकि काफ़ी इसे बनाने में इजी हो जाए। तो आप यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बैडमिंटन फुटबॉल तथा हॉकी, बैडमिंटन फुटबॉल तथा हॉकी, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शर्ट, कपड़ा, पेन के संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम कपड़ा रखते हैं तो इसके अंदर ही शर्ट आ जाएगा और पेन जो है वो बाहर हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक का है वो ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह अरेंज किया गया है। अगर इसे रूट में कर देते हैं, इसे भी रूट में कर देते हैं और इसे भी रूट में और इसे भी रूट में और सबको जोड़ते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 3, ये 5, 4 3 7 5 12 2 14, यानी बीच वाला जोड़ने पर आ जा रहा है। उसी तरह इसका 3 मान होगा, इसका 7, इसका 6 और इसका 1, यानी 7 + 6 + 3 + 1 हो जाएगा 17 हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन इस वर्ग का सदस्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अपोलो। मंगल, बृहस्पति, बुध जो है वो सभी क्या है, सूर्यमंडल का ग्रह है, अपोलो वो छोड़कर होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। इसमें से लुप्त अंक है, तो आइए देखते हैं किस तरह अरेंज है। अगर हम इसे 4 + 9 + 2 करते हैं तो कितना आता है 15। इसे करते हैं 3 + 5 + 7 तब भी 15 आता है। इसे भी करेंगे तो 15 आना चाहिए, 8 + 1 9 हो गया, यानी 15 आने के लिए 6 और ऐड करना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से सभी से भिन्न है? सही आंसर हो जाएगा डी, बत्तख। अन्य सभी केवल हवा में उड़ सकते हैं जबकि बत्तख पानी में भी तैरता है। अगला है, यदि निम्नलिखित शब्दों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीचों बीच आने वाला शब्द किस अक्षर से आरंभ होगा? तो इसका जो है सबसे पहले जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा और उसके बाद होगा मिनट, उसके बाद होगा घंटा, उसके बाद होगा क्या होगा दिन होगा, उसके बाद सप्ताह होगा, उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माह हो जाएगा और आखिरी में हो जाएगा वो है वर्ष। तो 3 के बाद चौथा देखना है, तो आंसर हो जाएगा दिन। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा बी, दिन। पहला अक्षर डी होगा। श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या होगी? ये श्रृंखला किस तरह है, 32 से अगर -8 करते हैं तो 29 होता है, 29 से -7 करेंगे तब 22 होगा, 7 से -6 करेंगे तो 16, 16 से -5 करेंगे तो 11, यानी -8 -7 -6 -5। अब क्या होगा -4 होगा, तो 11 - 4 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7। अगला है, लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर है तथा बाईं तरफ से 11वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने स्थान हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर यानी 6 है और बाईं तरफ से 11वें स्थान पर यानी 10 है। 10 + 6 + 1 = 17, यानी खुद भी 1 होगा तो 17 हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। कुछ पहाड़ जो है वो पहाड़ियाँ हैं। कुछ जो पहाड़ है ये हमारा पहाड़ है, जो क्या है पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। कुछ पहाड़ नदियाँ हैं, यानी कुछ जो है वो नदियाँ हैं, नदियाँ हैं। और कह रहा है कुछ पहाड़ घाटियाँ हैं। कुछ पहाड़ जो है वो घाटियाँ हैं और किसी के बारे में नहीं कहा है, तो इस तरह हमें बनता है। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ नदियाँ घाटियाँ हैं। घाटियाँ तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कुछ घाटियाँ पहाड़ियाँ हैं, इधर है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सी, ना तो 1 और ना तो 2 अनुसरण करता है। अगला है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताए कि अंत में उसका क्रम क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 18वां हो जाएगा। निकाल सकते हैं 30 - 13 + 1 खुद, तो 18वां हो जाएगा।
निम्नलिखित श्रृंखला में 50 गलत लिखा गया है। श्रृंखला में 50 के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जानी चाहिए थे। आइए देखते हैं कौन सी संख्या है। तो 5 से 16 किस तरह लिखा है, 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा। 16 को क्या करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा। 16 48 प्लस 3 करेंगे तो 51। 16 48 प्लस 3 51। और अगर इससे किया जाए 51 को, तो 51 गुना 3 प्लस 5 करेंगे तो 158 आएगा। और उसी तरह 158 को 3 गुना करके 7 करेंगे तो 481 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 51 होना चाहिए, लेकिन वो क्या लिखा गया है, वो 50 लिखा गया। तो आंसर हो जाएगा डी। और शुरुआत में क्या किया है, 3 से गुना किया है और 1 जोड़ा है, फिर उसके बाद 3 से गुना किया है, 3 जोड़ा है, फिर 3 से गुना करेगा 5 जोड़ा, यानी 1 3 5 7 को इस सीरीज में जोड़ रहा है। ये था बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।